Hello everyone. We are going to start the first unit of the chapter, that is the rise of nationalism in Europe. So we discussed about introduction of this chapter, and now we are going to begin the first unit, that is the French Revolution and the idea of nation. Friends, as you know about it, that French Revolution, I hope you have studied in class 9th, and let's begin the explanation bilingually. Okay. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेशन का आइडिया बाहर आया। अब जैसा कि जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का, यानी राष्ट्रवाद की जो सबसे पहली एक्सप्रेशन हमें देखने के मिली वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मिली, 1789 में मिली। 1789, जैसा कि आप सब जानते थे और हैं भी कि फ्रांस एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। कब? 1789 में। और किसके अंडर में रूल हो रहा था? मोनार्क के अंडर में, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्क। मोनार्की के बारे में बताया गया है कि दो तरह की मोनार्की होती है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और दूसरा है एब्सोल्यूट मोनार्क। यानी कि जब मोनार्क का पावर सुप्रीम हो, किंग का पावर सुप्रीम हो, उसके डिसीजन मेकिंग में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, जब उसका डिसीजन फाइनल हो तो हम इसे एब्सोल्यूट मोनार्क कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जहाँ पे किंग का डिसीजन सुप्रीम और फाइनल हो, उसके पावर को किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट न किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोनार्क। तो फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, इससे क्या हुआ? इससे ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी हुआ, यानी सॉवरेनिटी का, पावर का ट्रांसफ़र हुआ। किससे? मोनार्की से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यानी फ्रांस के नागरिकों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, पावर शिफ्ट किया। अब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, इससे ये पता चला कि अब इससे लोगों को ये तय हुआ कि अब लोग क्या करेंगे? अब लोग जो है नेशन बनाएंगे, यानी लोग जो है नेशन बनाएंगे। राष्ट्र निर्माण का काम अब लोगों के हाथ में होगा और वही अपना भाग्य खुद लिखेंगे, अपना नसीब, अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे। शुरुआत से ही, बिगनिंग से ही फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, यानी जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने तरह तरह के तरीके अपनाए नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, राष्ट्रवाद को स्प्रेड करने के लिए, नेशनलिज्म को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए, जिनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि एक देश के नागरिक एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे में सामूहिक भावना को जन्म दें, इसके लिए रिवोल्यूशनरीज ने बहुत से काम किए। जिनमें पहला काम था आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन। ला पैट्री एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है? फादरलैंड, और ली सिटोयन भी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है सिटीजन। यानी कि ला पैट्री और ली सिटोयन की विचारधारा को आगे बढ़ाना। देखिए, ला पैट्री, अब हम जैसे भारत के अंदर अपने देश को क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं। यानी कि हम जो सम्मान माँ को रखते हैं, माँ को देते हैं, वही सम्मान हम अपने नेशन को देते हैं। सिमिलरली फ्रांस के अंदर भी जो सम्मान फादर को दिया जाता है, वही सम्मान नेशन को दिया जाता है। और ली सिटोयन, यानी कि सिटीजन होना, क्योंकि नेशन का सिटीजन होता है, नेशन का सिटीजन होता है और किंग का सब्जेक्ट होता है। यानी कि जो मेंटालिटी, जो मानसिकता राजा से नागरिक बनने में है, ठीक वैसा ही अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो मोनार्की से नेशन बनने में है, यानी किंगडम से नेशन बनने में है। यानी कि ये जो आइडियाज़ था, इसने यूनाइटेड कम्युनिटी यानी कि विचारधारा को प्रमोट किया, जिसके तहत इक्वल राइट्स मिल सकता था एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। दूसरा स्टेप क्या उठाया गया कि एक न्यू फ्रेंच फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, यानी नया फ्रांस का जो झंडा था उसे अडॉप्ट किया गया। जो झंडा कैसा था? ट्राई कलर था, तिरंगा था। जिस झंडे को चुना गया फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग के बदले, यानी शाही झंडे को बदल करके, और अब हमारा फ्रांस का जो क्या होगा? राष्ट्रीय झंडा होगा, नेशनल फ्लैग होगा। देन आफ्टर तीसरा स्टेप क्या लिया गया रिवोल्यूशनरीज के द्वारा कि स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड। यानी पहले क्या होता था कि स्टेट जनरल
जनरली क्या है, जैसे फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट क्या थी, क्लर्जी थी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी थी, और थर्ड स्टेट के 3 अलग अलग कैटेगरीज थे, जिसमें बिग बिजनेसमैन, लैंडलेस लेबर और आपका जो भी है यानी कि पीजेंट्स, ये सब आ गए, सभी थर्ड स्टेट के मेंबर हो गए। तो अलग अलग स्टेट, जैसे कि फर्स्ट स्टेट 300 मेंबर्स भेजते थे रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड स्टेट 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, और थर्ड स्टेट 600 भेजते थे। तो कहने का मतलब है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन में भी वो बहुत कम था, लेकिन रिसोर्स बहुत ज़्यादा एक्वायर करता था। जैसे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट मिला करके 10% पॉपुलेशन होती थी फ्रांस की, लेकिन इनका 60% रिसोर्स पे कब्जा था, और थर्ड स्टेट अकेले जो थी वो 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन थी, लेकिन उनका सिर्फ 40% रिसोर्स पे कब्जा था। तो ये जो गैर बराबरी थी, जिसकी वजह से स्टेट जनरल में जो होता था वो कहीं तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था। यानी अब स्टेट जनरल का क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने के बाद जो बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स थी उन्होंने अपना नाम या फिर इसका नामकरण क्या कर दिया, नेशनल असेंबली रख दिया। यानी अब इनको स्टेट जनरल ना कि नेशनल असेंबली से अब जाना जाएगा। दूसरा चीज़, नए हाइम्स कंपोज हुए, यानी नई स्तुतियाँ कंपोज की गई, कस्में खाई गई, शहीदों को याद किया। ये तीनों किसके नाम पे, नेशन के नाम पे किया गया। दूसरा चीज़ क्या था कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, यानी कि एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था हो जो कि सबके लिए यानी पूरे देश भर के लिए एक जैसा कानून बनाए। फ्रांस की टेरिटरी जहाँ तक हो सबके लिए क्या हो, एक जैसा कानून बने, किसी के लिए विशेष अधिकार न हो। दूसरी पॉइंट क्या है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को अबॉलिश किया गया, यानी कि जो भी कस्टम ड्यूटीज़ व्यापार के रास्ते में जो भी रुकावट थे या जो भी पहले के जो बकाया थे उन सबको ख़त्म किया गया, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया। यानी कि जो वेट और मेज़रमेंट का एक जैसा सिस्टम हो क्या किया गया पूरे की पूरे टेरिटरी में। यानी अगर एक सामान को अगर वेट किया जाए तो वो हर जगह एक जैसा हो, 1 केजी हर जगह एक केजी जैसा हो, 1 मीटर कपड़ा हर जगह 1 मीटर कपड़ा हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे लेंथ बढ़ जाए कहीं पे घट जाए। अगला स्टेप क्या किया है कि रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, यानी जो क्षेत्रीय बोलियां थी, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, भाषा तो नहीं कह सकते इसको, बोली कह सकते हैं, तो इनको क्या किया गया, डिस्करेज किया गया, डिमोटिवेट किया गया। और फ्रेंच, क्योंकि फ्रांस की आइडेंटिटी थी, फ्रांस की पहचान थी, फ्रांस की भाषा कॉमन भाषा थी, तो इसे क्या किया गया, प्रमोट किया गया, आगे बढ़ाया गया, और फ्रेंच को लिखा भी गया और फ्रेंच को पेरिस शहर में बोला भी गया। यानी कहने का मतलब है कि यह पूरे के पूरे नेशन का कॉमन लैंग्वेज बन गया। अब क्या हुआ कि अब जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब ये इनका मिशन बन चुका है, और ये फ्रांस का तो डेस्टिनी है ही। फ्रांस यानी कि फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनका कहना है कि अब ये हमारा मिशन है, सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के सभी लोगों को क्या करना है, डेस्पोटिज्म से मुक्ति दिलाना, यानी निरंकुशता से मुक्ति दिलाना है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूरोप के बाकी लोगों को नेशन बनने में मदद करना है, यूरोप के बाकी इलाकों को नेशन बनने में मदद करना है। जब ये खबर यानी जब ये इवेंट फ्रांस के अंदर अलग अलग शहरों में पहुंची, यूरोप के अंदर अलग अलग शहरों में पहुंचे, तो स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी जो शिक्षित वर्ग में कौन थे, विद्यार्थी वर्ग और जो शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार थे, उन्होंने क्या किया, अपना जैकोबिन्स क्लब बनाना शुरू कर दिया। इन क्लब में जो इनके एक्टिविटीज़ होते थे और कैंपेन्स होते थे, इससे फ्रांस की सेना के लिए रास्ता तैयार हो रही थी। किसके लिए, ताकि वो होलैंड का नया नाम कहाँ है, नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल कहाँ है, एम्स्टर्डम। बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स। और स्विट्जरलैंड जिसकी कैपिटल है बर्नी। और इटली जिसका कैपिटल कहाँ है, रोम। तो 1719 में, यानी कि इन जगहों पे क्या हुआ, फ्रांस की आर्मी जाती गई, और रिवोल्यूशनरी वार के छिड़ने के साथ साथ फ्रांस की आर्मी ने क्या किया, फ्रांस के बाहर जाकर के इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को कि नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, इस चीज़ को आगे जाके बढ़ाई। अब जो अगला हमारा सेक्शन है दैट इज़ रिगार्डिंग नेपोलियन। इन्हीं रिवोल्यूशनरीज में से, इन्हीं डिक्टेटर में से एक व्यक्ति है, फ्रांस के हिस्ट्री में सबसे फेमस है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ ही खास चेहरे हैं जिनको हमें याद रखना है, जिनमें से एक नेपोलियन भी है। तो
नेपोलियन के अंडर में जो भी पूरा का पूरा जो इलाका उसके कंट्रोल में आता था, उसमें नेपोलियन ने क्या क्या बहुत से रिफॉर्म लाए, बहुत से सुधार लाए जो पहले ही फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे। नेपोलियन वापस से मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दिया। नेपोलियन नो डाउट उसने लेकिन मोनार्की को पुनः ला करके फ्रांस की डेमोक्रेसी तबाह कर दी थी। और फ्रांस की चाहत नेपोलियन इसलिए बन पाया क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में यानी प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी सिद्धांत लाए, है ना। किस लिए लाए? ताकि पूरे के पूरे सिस्टम को रेशनल और इफ़िशिएंट बना सके। यानी कि अगर आप किसी देश की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो आपको वहाँ की ब्यूरोक्रेसी सुधारनी पड़ेगी, यानी आपको वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। अगर प्रशासनिक व्यवस्था सुधरी, अपने आप पूरे देश की शासन व्यवस्था सुधर जाएगी। तो इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में नेपोलियन का सबसे बड़ा कदम था कि नेपोलियन ने क्या लाया? सिविल कोड ऑफ 1804 लाया। यानी कि यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से इनिशिएटिव नेपोलियन का था, जिसको बाद में क्या कहा गया? नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी कहा गया, क्योंकि इसको नेपोलियन ने लाया था। 3 मुख्य बातें हैं। पहला कि प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म आधारित किसी भी तरह की विशेष अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, जैसा कि फ्रांस के अंदर क्लर्जी और नोबिलिटी को था। यह नेपोलियन का सबसे बड़ा कदम था। दूसरा, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। जब प्रिविलेजेज खत्म हो जाएंगे तो नेचुरली कानून के समक्ष क्या होंगे? सभी बराबर होंगे। और तीसरा क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी को नेपोलियन ने क्या कर दिया? सिक्योर कर दिया गया। बाद में क्या हुआ कि ये जो कोड था अब ये जनता के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। तो नेपोलियन ने फ्रांस के बाहर जहाँ पे नेपोलियन का कंट्रोल था, इसको क्या किया? एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया। डच रिपब्लिक, डच कहाँ के रहने वाले को कहते हैं? हॉलैंड के रहने वाले को कहते हैं। तो डच रिपब्लिक में, उसके बाद स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, ये इलाके नेपोलियन के कंट्रोल में आते थे। इन जगहों पे क्या किया गया? नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 को एक्सपोर्ट किया गया। नेपोलियन ने क्या किया? इन जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया, पेजेंट्स को सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज से, यानी कि भूदासत्व, सर्फडम कहने का मतलब क्या होता है? भूदासत्व, यानी खेत किसी और का और उस पर गुलाम बनकर कोई और काम कर रहा है और उससे भी अगर नहीं हुआ तो उसकी अगली पीढ़ी चुकाएगी। तो ये जो भूदास वाला कल्चर था, लैंड स्लेव वाला कल्चर था, इसको ख़त्म किया। मेनोरियल ड्यूज़, जो मालिक होते थे, ज़मीन के जो मलकान होते थे, उनके जो बकाया होते थे, पहले के बकाये को नेपोलियन ने ख़त्म किया। बोला कि अब से जो भी शुरू होगा वो नई व्यवस्था शुरू होगी। शहरों के अंदर भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया, यानी बिजनेस पर्पस के लिए शहरों के अंदर में सरलीकरण किया, बिजनेस के तौर तरीकों को आसान किया और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया, यानी कि जो यातायात और संचार की सुविधाएं थी उसको बेहतरीन बनाई। छोटे किसान, आर्टिसंस यानी कारीगर, मजदूर और बिजनेसमैन, ये लोग जो बदलाव हो रहे थे फ्रांस और यूरोप के अंदर, इन बदलाव से ये सबसे ज़्यादा खुश थे और इनको एक नई आज़ादी मिल रही थी। बिजनेसमैन हो, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स हो, और ख़ास तौर पे इनको यूनिफॉर्म लॉज, एक जैसा कानून, एक जैसा वेट्स और मेजर और एक जैसी करेंसी पूरे के पूरे टेरिटरी में। इससे क्या फ़ायदा इनको होता कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से हो पाता। जो भी इलाके नेपोलियन ने कन्क्वेयर किया था, इन इलाकों में लोकल पॉपुलेशन का जो रिएक्शन था वो क्या था? मिक्स था। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग ना खुश थे। शुरुआत में बहुत से इलाके ऐसे थे, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जो इलाके थे, और कुछ ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, मेंज मिलान जो कि इटली के शहर है, वार्सो जो कि पोलैंड की कैपिटल है, इन जगहों पे फ्रांस की सेना को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी के रूप में एक्सेप्ट किया गया, वेलकम किया गया, स्वागत किया गया कि ये लिबर्टी के संदेशवाहक है। लेकिन शुरुआती जो खुशी थी जल्द ही हॉस्टिलिटी में बदल गई और यह तब क्लियर हुआ क्योंकि नेपोलियन के द्वारा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट यानी प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे थे, ये सब के सब पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं थे। यानी आपको सारी सुविधाएं दी जाए लेकिन आपको राजनीतिक तौर पे आपको राजनीतिक आज़ादी ना मिले तो आपको वो सुविधाएं मंजूर होंगी कि नहीं? तो आपको ये ना मंजूर होंगी। अब इसी के साथ साथ नेपोलियन के नेगेटिव कदम जो हुए बाद में कि उसने टैक्स को बढ़ा दिया, सेंसरशिप लाया, टैक्स
बढ़ाया, सेंसरशिप लाना यानी अपने खिलाफ वो कोई भी बात नहीं सुनना पसंद करता था। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन यानी फौज के अंदर जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसे पूरे की पूरे यूरोप को कन्क्वेयर करना था, जीतना था। और ये सारे चीज़ जो थी ये नेपोलियन के क्या थे, प्रशासनिक कदम थे, जिसकी वजह से नेपोलियन बैटल ऑफ लेप्जिग 1813 में फ्रांस के बाहर क्या करता है, बैटल हार जाता है। और 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू हारने के बाद जो नेपोलियन का ड्रीम होता है वो फाइनली क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है। तो रेस्ट जो आपका सेकेंड यूनिट है वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।